अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम जो है अपने जो ये पीडीएफ स्लाइड्स की जो नंबरिंग है उसके हिसाब से हम लोग आ गए हैं लेक्चर नंबर 10 के ऊपर। और ये ऑनलाइन लेक्चर्स की जो हमारे पास वीडियोस हैं उसके अंदर भी ये नंबर 10 के ऊपर ही ये लेक्चर आता है। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने जो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स को हमने स्टडी किया था और ये उसमें देखा था कि बहुत ही एक तरह के एडवांटेजेस हमारे पास वो एम्पलीफायर्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास नॉइज़ भी कम आती है, हमें कैपेसिटर्स भी नहीं लगाने पड़ते, तो काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स उसका नज़र आया था। तो इस सर्किट के ये आज के लेक्चर के अंदर हमने इसी एस्पेक्ट को कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करके हमने आगे देखना है कि क्या फर्दर चीज़ें हैं जो कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने डिफरेंशियल एम्पलीफायर के अंदर या इन जनरल। एक जो है आउट क्लास लेवल का अगर हमने एम्पलीफायर बनाना है तो हमें और क्या क्या सर्किटरी या कंपोनेंट्स चाहिए। इसमें से काफ़ी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब ये जो पहला पोर्शन है ये ClO2 के सेक्शन 2 में से ही ये सारा कंटेंट आता है। तो इसके अंदर हमारे पास चीज़ है डिज़ाइन ऑफ अ सिंपल ऑप एम्प सर्किट। ठीक है, ये आपके माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सैदरा स्मिथ की बुक के चैप्टर 8 में से है और कुछ एडिशनल रेफरेंस मटेरियल है। ये अगर आपके पास लिंक एक्टिवली आपको नहीं मिलता तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये PDF फाइल इस लिंक से रिलेटेड जो है वो भी आपके पास गूगल ड्राइव लिंक के ऊपर अवेलेबल होगी। अगर नहीं मिलती तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हमने जितना भी वो एम्पलीफायर और सारा कुछ वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का पढ़ा था वो हमारे पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर हमने पढ़ा था वो उसकी सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेज होती है। ठीक है, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो आपके पास जो डिफरेंशियल के मुकाबले में एक बहुत हाई गेन एम्पलीफायर होता है। इतना हाई गेन होता है कि अगर यहाँ पे आप जो है 100 तक मैक्सिमम गेन लेके या 40-30 लेके आप जो है खुश थे, तो जो ये आपके पास टोटल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा ये जो उसके मुकाबले में जो है बहुत हाई गेन देगा। फॉर एग्जांपल आपको ये 1000 गेन दे सकता है, ये आपके पास जो है 10,000 तक। जो एक्चुअल मार्केट के अंदर ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो सबसे सिंपलेस्ट है 741 एम्पलीफायर उसे कहते हैं, वो आपको जो है गेन देता है 1 लाख का। ठीक है, 1 लाख आप इनपुट सिग्नल देंगे, 1 लाख गुना एम्पलीफाई करके आपको प्रोवाइड करेगा। तो मतलब कि ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स आपके पास सर्किटरी हो सकती है, मल्टीपल स्टेजेस हो सकती हैं जो गेन प्रोवाइड करें। लेकिन जो मोस्ट जेनेरिक है मिनिमम कंपोनेंट्स के साथ जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सर्किटरी में चीज़ें चाहिए तो वो हमारे पास ये हैं कि 4 स्टेजेस आपके पास होंगी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। पहली स्टेज हमारे पास होगी इनपुट स्टेज, जिसके अंदर हम स्टैंडर्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं। सिर्फ ये स्टेज आपको ऑप एम्प्स पढ़ाने के लिए पहले जो है ये इनपुट स्टेज के लिए पूरा डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स पढ़ाया गया। और वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स पढ़ने के लिए पहले इंपॉर्टेंट था कि आपको कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और सारी कॉन्फ़िगरेशंस का पता हो। तो आप मतलब यूँ समझ लें कि वो पिछला सारा इसलिए पढ़ा था ताकि सिर्फ ये स्टेज आपको समझ आए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि इनपुट पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंशियल इनपुट आ रही है और आउटपुट भी आपके पास डिफरेंशियल है VO1 और VO2 के टर्मिनल्स के साथ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है। ठीक है, वो इंटरमीडिएट स्टेज क्या करती है, वो इसके आउटपुट जो हमारे पास आई है उसको एक और दोबारा जो है गेन प्रोवाइड करती है। एक और जितना गेन इधर आया तकरीबन उससे आधा गेन जो है इसका होता है, या मुख्तलिफ ऑपरेंट्स में डिफरेंट भी हो सकता है। पर इसमें क्या हमारे पास चीज़ है कि ये देखें यहाँ पे हमारे पास इनपुट क्या है, 2 टर्मिनल्स हैं और आउटपुट क्या है, 1 टर्मिनल है। ठीक है, तो हमने ये स्टेज क्या करती है कि 2 इनपुट्स लेने के बाद उसको सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट कर देती है। इसको कहा जाता है इंटरमीडिएट स्टेज। ठीक है, डिफरेंशियल इनपुट और सिंगल आउटपुट आपके पास आती है इसमें। जो थर्ड चीज़ हमें चाहिए होती है, जो हम आम तौर पे यूज़ करते हैं,
वो हमारे पास है लेवल शिफ्टिंग सर्किट। अब ये लेवल शिफ्टिंग सर्किट क्या है? सरप्राइजिंगली मैं आपको ये बताऊं कि अभी आजकल फाइनल ईयर के जो काफ़ी स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स एंड चीज़ों के लिए कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो उन सारों के जो है मुझे ईमेल्स आ रही होती हैं और वो उसमें पूछ रहे होते हैं कि जी हमारे पास एक इनपुट सिग्नल कहीं पे फलां रेंज के अंदर है, आउटपुट हमें एक और रेंज में चाहिए, तो हम कैसे उसको लेवल को शिफ्ट करें। तो हालांकि उन सारों ने ये वाली चीज़ें पहले पढ़ी थी, लेकिन क्योंकि इतनी तवज्जो से नहीं पढ़ी, तो जब जाके ज़रूरत पड़ती है तो बेशक स्लाइड सारा मटेरियल उनके पास है, लेकिन उनको नहीं याद होता कि कैसे ये काम हमने करना होता है। ठीक है, तो लेवल शिफ्टिंग में क्या करते हैं कि आपने हर स्टेजेस के ऊपर जब आप मूव कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी जो कॉमन मोड वीसीएम की कॉमन मोड रेंज है वो आपके पास हो +5 वोल्ट से -5 वोल्ट के दरमियान में। ये आपने जो है सप्लाई दी है, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ वीसीसी, और ये है हमारे पास VEE। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो पहली स्टेज है यहाँ पे तो हमारे पास से दोनों जो हैं, हमें पता था कि जी कॉमन मोड के केस में जो ये डिफरेंशियल आउटपुट है ये 0 वोल्ट्स की आपके पास आती है, लेकिन डीसी वोल्टेज के केस में जो है कुछ ना कुछ वोल्टेज फिर भी इधर आपके पास आ रही होती है। लेट्स से ये हमारे पास +1 वोल्ट डीसी के ऊपर है, ठीक है, दोनों जो है एक जैसा सर्किट होगा, +1 वोल्ट डीसी के ऊपर आ रहे हैं। तो आप यूं समझ लें कि आपके पास जो है ये एक +1 वोल्ट डीसी था, और उसके ऊपर जब डिफरेंशियल आप करेंगे तो आपके पास इस तरह की कोई आउटपुट आ रही है, पर डीसी में तो ये 1 वोल्ट ही हो गया। जब आप सेकंड स्टेज से इसको गुजारते हैं, सिंगल एंडेड में कन्वर्ट कर देते हैं, हर स्टेज जो है थोड़ा बहुत इस वोल्टेज को ऊपर शिफ्ट करता रहता है। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि ये आपके पास +2 वोल्ट के ऊपर जो डीसी लेवल है वो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो जो लेवल शिफ्टिंग सर्किट है वो क्या करता है, वो इस तरीके से डिज़ाइन किया होता है कि आपके पास एसी सिग्नल उसी तरीके से रहेगा यहाँ पे भी, ठीक है, जिस तरह से वहाँ पे आया था, लेकिन जो डीसी लेवल है वो यहाँ पे जाके दोबारा 0 वोल्ट के ऊपर आ जाएगा। तो क्योंकि ये डीसी लेवल को शिफ्ट करता है, तो इसलिए इसको जो है लेवल शिफ्टिंग सर्किट कहते हैं। ये हमारे पास लाजमी स्टेज होती है, क्योंकि आपके पास हो सकता है एक ही बजाय ये 3 मल्टीपल या 4 स्टेजेस इंटरमीडिएट में लगी हों, तो हर स्टेज जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके पास ये वोल्टेज को ऊपर लेके जाती रहेगी। तो एंड पे वरना क्या होगा कि आपके पास ऊपर की साइड पे मार्जिन इस स्टेज के ऊपर कितना है, 3 वोल्ट का, और नीचे की साइड पे कितना मार्जिन है, +2 से -5 का आपके पास 7 वोल्ट का। ठीक है, इससे यहाँ पे जो है ये -7, मतलब तकरीबन आपके पास यहाँ 7 वोल्ट नीचे है, 3 वोल्ट ऊपर है। तो अगर आप जो है यहाँ पे बिल्कुल एक सिमेट्रिक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ये पॉसिबल है कि ऊपर से जाके आपके पास वो सैचुरेट हो जाए और नीचे से बिल्कुल सही सिग्नल आपके पास जा रहा हो। ठीक है, तो सैचुरेशन का चांस है, अगर आप बिल्कुल सिमेट्रिक सिग्नल देंगे, निचला हिस्सा एम्पलीफाई हो जाएगा, ऊपर वाला क्योंकि सिर्फ 3 वोल्ट है, तो ये 3 वोल्ट की वजह से सैचुरेट हो सकता है। तो इसके लिए आपने हल के लिए क्या किया, आपने लेवल शिफ्टिंग करके इसको 0 के ऊपर ले आए। ठीक है, अब लेवल शिफ्टिंग करके 0 के ऊपर ले आए, गुड। उसके बाद हम जो एक स्टेज लगाते हैं वो हमारे पास आती है आउटपुट स्टेज। अब ये आउटपुट स्टेज क्या काम करती है, ये आउटपुट स्टेज उसी तरीके से है जैसे आपने एक कॉमन कोलेक्टर जो है स्टेजेस का आपने पढ़ा हुआ है। कॉमन कोलेक्टर स्टेज आपके पास जो है ये वोल्टेज फॉलोवर, वो क्या करेगा कि आपके पास जो इधर एसी का सिग्नल आ रहा है वही तकरीबन एसी का सिग्नल आपके पास इधर आएगा, लेकिन आपके पास जो है इस साइड से देखने के ऊपर जो आउटपुट रेजिस्टेंस है ना वो तकरीबन 0 ओम के करीब हो जाएगी। ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस इसकी कम हो जाएगी, तो ये मैचिंग के लिए जो है जो भी लोड लगा उसकी तरफ आप लगा सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे जो है जो बेस करंट, ये आमतौर पे ना
बेस करंट जो इधर से आ रहा होगा, जो एमिटर करंट है वो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा जो है मैग्नीफाई हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये इस स्टेज को कंसीडर करें तो इधर आपने ये सिग्नल प्रोवाइड किया, इधर भी ये सिग्नल यही रहेगा, लेकिन जो करंट आप यहाँ पर से ले सकते हैं लोड की साइड पे, वो आपके पास जो है बहुत ज़्यादा β+1 टाइम्स एम्पलीफाई हो जाएगा। तो अगर वोल्टेज वही रहती है, करंट आपके पास एम्पलीफाई हो जाता है, ओवरऑल जो है आप आउटपुट साइड के ऊपर ज़्यादा पावर प्रोवाइड कर सकते हैं, हाई वोल्टेज एंड हाई करंट। यहाँ से यहाँ तक आपने सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को एम्पलीफाई किया है, और ये जो आखिरी स्टेज है इसमें आपने करंट को एम्पलीफाई कर दिया। तो ओवरऑल ये आपके पास एक एम्पलीफायर बन गया जिसके अंदर हाई वोल्टेज और हाई करंट दोनों जो है उस सिग्नल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने जो है लेट्स से माइक्रो एम्पेयर करंट लिया और माइक्रो वोल्ट्स का सिग्नल ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे जब आप जो आउटपुट पे पहुंचते हैं तो हो सकता है कि आपके पास ये आप मिली एम्पेयर के अंदर करंट आप यहाँ से ले रहे हो, और अगर 1000 का गेन आता है तो मिली वोल्ट के अंदर आपके पास जो है आउटपुट आ रही हो। ठीक है, तो ये सारी हर स्टेज का अपना मकसद है और हर स्टेज उस मकसद के लिए आपको चाहिए। तो अब ज़रा ना ये चीज़ें कुछ मैं रिपीट करता रहूँगा, लेकिन थोड़ा ना डेप्थ में इसी चीज़ को देखते हैं। आज का लेक्चर ये मोर और लेस थ्योरेटिकल सा है। सर्किट भी होंगे तो उनको सर्किट के ऊपर ही कि जी यहाँ से करंट ऐसे आएगा, मूव करेगा, वहीं पे सॉल्व करना होगा। अच्छा, इनपुट स्टेज का आपको मैंने बता दिया था। अब ये थोड़ा ज़रा टेक्स्ट की फॉर्म में भी देख लेते हैं। द इनपुट स्टेज इज़ अ डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। अच्छा, यहाँ पे जो है ये हमारे पास बैलेंस्ड का क्या मतलब है? बैलेंस्ड का मतलब ये है कि आपके पास जो आउटपुट के टर्मिनल हैं वो दो हैं, जिस तरह इनपुट के टर्मिनल आपके पास जो हैं वो दो थे। ठीक है, तो बैलेंस्ड आउटपुट आएगी। डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, जो आपके पास मैक्सिमम जो गेन आपने लेना था उसका मेजर पोर्शन जो है वो ये पहली स्टेज ही आपको प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा ये जो डिफरेंशियल स्टेज है ये आपके पास क्या करेगी, जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो आपके पास पहली स्टेज की रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, तो मतलब कि जितना भी आप चाह रहे हैं कि आपका ओवरऑल ऑप एम्प का इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, तो ये आपको पहली स्टेज अच्छी तरीके से डिज़ाइन करनी होगी ताकि इनपुट रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा नज़र आए। ठीक है, ये आगे ना एक सर्किट पूरा इसका हम देख लेंगे। तो ये इनपुट आपके पास आमतौर पे ये किस तरह का होगा, ये आपके पास इस तरीके से है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर से जो है डिफरेंशियल इनपुट आपने प्रोवाइड की, और ये बैलेंस्ड आपके पास यहाँ से आउटपुट आ गई, तो इन टर्मिनल्स को आपने अगली स्टेज की तरफ ले गए। और जो यहाँ से रेजिस्टेंस नज़र आएगी, क्या नज़र आएगी? β+1 2Re प्लस दैट्स इट, 2R पाई आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। तो अब यहाँ पे जैसे हमें देख के पता चलता है कि 2R पाई इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो नहीं है, तो बेहतर है कि हम एमिटर डीजेनरेशन रजिस्टर लगा के रेजिस्टेंस अपनी इंक्रीज कर लें। गेन हमारा रिड्यूस हो जाएगा, पर हमें कोई मसला नहीं, हम एक और स्टेज आगे लगा के गेन और एम्पलीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो पहली स्टेज में ये दोनों चीज़ों को जो है हमने देखना होता है। उसके बाद हमारे पास आती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज के अंदर जो है एक और ये डिफरेंशियल इनपुट उसी तरीके से लेगा डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह, लेकिन जो है और पहली स्टेज की आउटपुट जो है वो इसकी इनपुट होगी। फ़र्क सिर्फ क्या होगा कि यहाँ पे आउटपुट हमने सिर्फ इस स्टेज की एक टर्मिनल से लेनी है। ये सर्किट के साथ ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक सर्किट है, डुअल इनपुट सिंगल आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जो कि एक इंटरमीडिएट स्टेज बन सकती है। तो इसमें आप देखेंगे कि फ़र्क आपके पास क्या है इसमें और पिछली स्टेज में, कि पिछली स्टेज में यहाँ पे आपके पास रजिस्टर लगा था, और ये आउटपुट का जो है ये VO1 था और ये VO2 था। तो हमने किया क्या है, हमने किया सिर्फ ये है कि यहाँ पर से इसके अंदर ये वाला पोर्शन जो है वो रिमूव कर दिया, इधर रजिस्टर नहीं लगाया और इधर से कोई आउटपुट टर्मिनल नहीं लिया, तो ये हमारे पास से डिफरेंशियल इनपुट उसी तरह डिफरेंशियल टू सिंगल एंडेड एम्पलीफायर बन गया। ये कैसे ऑपरेट करेगा? उसी तरीके से करेगा।
कि यहाँ से स्मॉल सिग्नल के केस में हम अगर देखते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल स्मॉल सिग्नल के केस में, तो हमारे पास ये आर डबल ई कह लें या आर डबल एस कह लें, जो भी आपके पास या तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बराबर है, तो ये VBE है और यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में VBE है। तो जितना करंट हमारे पास यहाँ से आ रहा है उतना ही करंट हमारे पास यहाँ से जा रहा है। ये विर्चुअल ग्राउंड आ गया, उसी तरीके से है। अब ये जो करंट इधर से फ्लो कर रहा है ना, ठीक है, उसका हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज क्या है, टोटल VID, इस पॉइंट ये माइनस ये VID आ गया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया। और हमारे पास अगर टी मॉडल यूज़ कर रहे होंगे तो हमें टी मॉडल इस पर्सपेक्टिव से रेजिस्टेंस क्या नज़र आएगी इसकी, 2RE, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है IE करंट हो गया, और जब ये यहाँ से फ्लो करेगा कलेक्टर करंट बन के IC, तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होके, अल्फ़ा ओवर RE GM होता है, मैं डायरेक्ट अब करके लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास हो गया GM VID ओवर 2, ठीक है। ये इसमें से गुजरेगा RD, ये सप्रेस हो जाएगा आपके पास स्मॉल सिग्नल के केस में। तो ये आपके पास ये इधर से करंट इस तरफ को जा रहा है, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज डेवलप हो जाएगी। V आउटपुट इज इक्वल टू V आउटपुट माइनस 0, मैं ना वो लगा रहा हूँ ओहम्स लॉ, इज इक्वल टू ये करंट टाइम्स RD या RC, तो ये बन जाता है आपके पास GM RC टाइम्स VID बाय 2। तो VID को अगली साइड पे ले जाएं तो हमारे पास इसका जो है गेन आ गया। गेन हमारे पास कितना आया, GM RC या RD जो भी आपके पास है डिवाइडेड बाय 2। और हमारे पास फुल डिफरेंशियल एम्पलीफायर का कितना गेन आया था, उसका गेन आया था दो टर्मिनल्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करते थे तो वो था खाली GM RC। तो गेन इसका आपके पास फुल डिफरेंशियल के मुकाबले में आधा आया है, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि ये पहले का गेन और दूसरे का गेन मल्टीप्लाई होगा। तो पहली दो स्टेजेस का अगर हम मिला के गेन लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि जैसे होता है GM RC टाइम्स GM, ये पहले का है RC2, ठीक है। तो अगर पहला जो है वो आपके पास 20 है या लेट्स से 100 है आइडियली स्पीकिंग, और दूसरा हमारे पास 50 है, तो ये टोटल मिला के हमारे पास हो जाएगा 5000। दोनों अगर 100 हैं तो खाली दो स्टेजेस लगा के आप जो है 10,000 के गेन तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ना एक क्विकली जो है ये सॉल्व करके मैंने बता दिया कि कैसे सिंगल डिफरेंशियल से सिंगल एंडेड में आप इनपुट को कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड जो हमारे पास फिर इसके बाद केस आता है वो है ये लेवल शिफ्टिंग का, जो मैंने अभी एक्सप्लेन पहले भी किया था। अब डायरेक्ट कपलिंग तो हम कर रहे हैं, ठीक है, कोई कैपेसिटर्स नहीं लगाया। तो डायरेक्ट कपलिंग के केस में क्या होता है कि डीसी लेवल पहली स्टेज का की आउटपुट का दूसरी स्टेज की इनपुट का डीसी लेवल होता है, ठीक है। इसकी जो आउटपुट होगी वो अगले की इनपुट है। जब एसी कपलिंग हम करते थे, एसी कपलिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है, ये एसी कपलिंग की गई है, ये आपके पास एक लोड लगा है, आर लोड है, ये आपके पास आरसी है,
ये आपके पास एक ट्रांजिस्टर लगा है और ये आपके पास इनपुट है। और इनपुट भी हमने अक्सर क्या किया होता था, लेकिन ठीक है, यहाँ पे सिंपल एग्जांपल मैं रखता हूँ। ये मेरे पास है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से ये किया हुआ है कि जो बायसिंग वोल्टेज है वो मेरे पास है 0.7 वोल्ट। क्यों? क्योंकि ये इस ट्रांजिस्टर को ऑन रखना है तो 0.7 वोल्ट अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, लेट से यहाँ पे मैंने एक ये लगाया हुआ है डीसी, जो कि प्लस माइनस 0.7 वोल्ट दे रहा है, और साथ उसके एसी सिग्नल लगा हुआ है, जो कि मेरे पास एक्चुअल सिग्नल है VID, जिसको मैं एम्पलीफाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये एक मैंने क्विकली एक सर्किट बना दिया। तो अगर यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है तो डीसी के केस में ये कैपेसिटर तो ओपन होता है। तो जब ये कैपेसिटर ओपन होता है, यहाँ पे क्या वोल्टेज आएगी? कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो यहाँ पे 0 वोल्ट रहेगी। पर अगर मैं इस तरीके से नहीं करता और मैं इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ, अब यहाँ पे क्या वोल्टेज होगी? ठीक है, तो ये 0.7 वोल्ट चल रहा है, बाकी सारा आपके पास सर्किट का है, यहाँ पे वोल्टेज है, कुछ ना कुछ और आपको जो है चीज़ें यहाँ से लेट से करंट भी कोई ना कोई पता होता है। आप वैल्यूएट करते हैं पूरा सर्किट सॉल्व करके, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो आपके पास होगी, लेट से इधर से ये रजिस्टर 1K का है और यहाँ से जो करंट गुजर रहा है ये आपके पास है 1 मिली एम्पेयर का, और ये आपके पास है 5 वोल्ट पे बायस्ड। 5 माइनस 1 टाइम्स 1, इसके क्रॉस जो हमारे पास ड्रॉप आ गया 1 वोल्ट का, 5 माइनस 1 यहाँ पे आ गया 4 वोल्ट। अगर तो ये कैपेसिटर लगा हुआ है तो इधर डीसी 4 वोल्ट रहेंगे और यहाँ पे 0, क्योंकि ये कैपेसिटर जो है डीसी के लिए ओपन है। पर अगर हम यहाँ पे कैपेसिटर नहीं लगाते और ये डायरेक्ट रहता है तो ये 0 वोल्ट नहीं होगा, ये 4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई ब्लॉकिंग कैपेसिटर ही नहीं है। तो फिर अब लेट से ये आपने लोड नहीं लगाया, एक और ट्रांजिस्टर लगाया, उसकी इनपुट 4 वोल्ट पे होगी, वो इसी तरह से बना होगा, तो ये 0.7 वोल्ट से 4 पे आ गए, 4 से वो 4.5 से 4.7 पे आ जाएगा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज आपके पास इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, डीसी के केस में। तो ये एक जो प्रॉब्लम आ रही थी जिसका यहाँ पे लिखा है, देयरफॉर लेवल शिफ्टिंग सर्किट इज यूज्ड टू शिफ्ट द डीसी लेवल एट द आउटपुट डाउनवर्ड टू 0 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसको इस्तेमाल करके जो है उसको दोबारा गिरा के 0 पे ले आते हैं। ठीक है, आमतौर पे जो ये सर्किट्स होते हैं ये बायसिंग इनकी सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि अगर ऊपर प्लस 2.5 वोल्ट पे बायसिंग की है तो नीचे ये माइनस 2.5 वोल्ट पे आपने जो है डुअल सप्लाई लगाई हुई है। तो अगर इस तरह से करते हैं तो आपका कोशिश होती है कि इधर जाके जो है बिल्कुल सेंटर में इन दोनों सप्लाइयों के 0 वोल्ट्स के ऊपर ये आ जाए। अच्छा जी, इसकी सर्किट की जो है लेवल ट्रांजिस्टर की ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि कैसे ये चीज़ अचीव की जा सकती है। अब क्योंकि डायरेक्ट दोबारा वही बात की गई है, डायरेक्ट कपलिंग थी, डीसी लेवल जो है वो एमीटर के ऊपर इंक्रीज हो रहा था स्टेज टू स्टेज। दिस इंक्रीज इन डीसी लेवल टेंड्स टू शिफ्ट द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द, हर स्टेज का जो है ऑपरेटिंग पॉइंट ऊपर को मूव करता जाएगा, एंड देयरफॉर लिमिट्स द आउटपुट वोल्टेज स्विंग। और एंड पे क्या होगा कि जी आपने तो बायस किया था इसको प्लस 2.5 पे और माइनस 2.5 पे, और पहली स्टेज बिल्कुल 0 डीसी लेवल के ऊपर आपने प्रोवाइड की थी। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो करते करते एंड के ऊपर जो है 1.5 वोल्ट कॉमन मोड जो है ना आपकी VCM, जिसके ऊपर आपने डिफरेंशियल और सारा कुछ बायस किया, वो 1.5 वोल्ट पे आ गए। अब 1.5 वोल्ट से ऊपर 1 वोल्ट का आपके पास स्विंग है। ठीक है,
आप चाह रहे थे कि आपके पास आउटपुट जो है वो ऐसे आए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे होने की वजह से वो आउटपुट क्लिप होके इतनी जगह से फिर ऐसे आ रही होगी। तो ये आपके पास जो है ना एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम इसमें रहती है। तो इसको बाहर दोबारा जीरो लेके आने के लिए आमतौर पे हम क्या करते हैं, ये एमिटर फॉलोअर को यूज किया गया, लेकिन थोड़ा सा ना एक मॉडिफाइड किस्म की सर्किटरी है। अब लेट से ये आपके पास जो है ना कोई वीबी डीसी जो है ना वोल्टेज आपके पास यहाँ पे आ रही है और आप चाह रहे हैं कि इसको मैं जीरो पे लाऊं। ये वोल्टेज आपके पास ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो अब अगर ये वीबी ग्रेटर देन जीरो है, इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज होगी, डीसी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके अक्रॉस हमें पता है डीसी में 0.7 वोल्ट्स हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया, इधर वोल्टेज आ गई वीबी माइनस 0.7 वोल्ट्स, ठीक है। तो अब आपने एक ऐसा सर्किट, ये वो आगे क्या बना है आपके पास, ये वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है। तो अब आपने ये वोल्टेज डिवाइडर ऐसे बनाना है कि आपके पास जो है आउटपुट पे जीरो है। ये हम कैसे करेंगे, ये हम इस तरीके से कर लेंगे कि जी वोल्टेज डिवाइडर की जो है इनपुट साइड के ऊपर, आउटपुट साइड पे तो हमें चाहिए 0 वोल्ट्स इज इक्वल टू, वोल्टेज डिवाइडर भी हमें पता है कैसे काम करता है, R2 ओवर R1 प्लस R2 होगा, R2 ओवर R1 प्लस R2, ठीक है। तो और ये कहाँ पर से आपके पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू वी बी माइनस 0.7। रुकें इसको ना, इससे बेहतर है कि हम एक ना थोड़े सेपरेट तरीके से करें। इधर से टोटल हमारे पास करंट क्या फ्लो कर रहा है, ठीक है। वो करंट हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा वी बी माइनस 0.7 प्लस वी, ठीक है। ये वोल्टेज इधर लिख दी, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, ये हो गया डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। ये हमारे पास इधर से करंट फ्लो कर रहा है। तो अब इस करंट के फ्लो करने के बाद जो आपको यहाँ पे वोल्टेज चाहिए, अगर आपने वो वैल्यूएट करनी हो, तो वो वोल्टेज आपके पास क्या आएगी, वी आउटपुट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो दैट वी आउटपुट इज इक्वल टू आई टाइम्स R2 प्लस, ठीक है, यहाँ से करंट गुजर है आई टाइम्स R2, लेकिन ये वी आउटपुट माइनस इस पॉइंट के अक्रॉस ये वोल्टेज होगी, दिस वोल्टेज प्लस वी डबल ई, जिसका मतलब या दूसरे अल्फाज में अगर हमने ये लिखना हो, ओहम्स लॉ लगा के जो है सबसे बेहतर हमारे पास अप्रोच रहेगी। तो ये हमारे पास क्या बनता है, वी आउटपुट माइनस माइनस वी डबल ई प्लस वी डबल ई इज इक्वल टू आई R2, ठीक है। तो इसको R2 से आप मल्टीप्लाई करें तो ये इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज अगर जीरो चाहिए तो हम इसको प्लेस कर देंगे कि वी डबल ई इज इक्वल टू, ये वाली पूरी टर्म जो मैं दोबारा लिखना नहीं चाह रहा, टाइम्स R2। और वहां से जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ये R1 और R2 बेसिकली इस तरीके से चूज करेंगे कि यहाँ पे 0 वोल्ट आ जाए। लेट से ये हमारे पास जो है VB
इसकी वैल्यू है 1.7 वोल्ट्स, और ये हमारे पास है -2.5 वोल्ट्स। ठीक है, इसमें से आपने 0.7 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे आपके पास आ गया 1 वोल्ट। अब यहाँ पे आपके पास +1 वोल्ट है, यहाँ पे आपके पास -2.5 वोल्ट है। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास जो डिस्टेंस है ये आपके पास है 3.5 वोल्ट का। ठीक है, जिसमें से आप चाह रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे जो है 2.5 वोल्ट जो है इसके क्रॉस ड्रॉप हों, 2.5 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप हों, और 1 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप हो। जब यहाँ से करंट फ्लो कर रहा होगा ना, तो अगर ये इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज 1 वोल्ट आई है, इधर -2.5 है, तो आप ये चीज चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से और जितना करंट आप यहाँ से फ्लो करना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर होगा कि करंट कितना आपने करवाना है। ठीक है, उसकी बेसिस के ऊपर आप R1 और R2 को एडजस्ट कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे अपने पिछली स्टेज के साथ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास जो वोल्टेज है वो 0 रहेगी अगली स्टेज के लिए। डीसी वोल्टेज जो एसी के ऊपर जो यहाँ पे जिस तरीके से सिग्नल आ रहा होगा, उसी तरीके से इस डिवाइडर के बाद भी आपके पास वो सिग्नल आ रहा होगा। थोड़ी सी अटेन्यूएशन होगी ये डिवाइडर की वजह से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल जो कॉन्फ़िगरेशन है लेवल ट्रांजिस्टर की, तो वो ये है। अभी थोड़ी देर तक एक और भी सर्किट आएगा, उसको भी हम सॉल्व करके देखेंगे वो कैसे ऑपरेट करता है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ गया आउटपुट स्टेज। द आउटपुट जो कि लास्ट है, द आउटपुट स्टेज इज जनरली अ पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर। ठीक है, ये एक खास एम्पलीफायर की टाइप है जो कि पावर एम्पलीफायर कैटेगरी में आती है। तो हमने जो है ये ClO2 में पावर एम्पलीफायर्स पढ़ने हैं, तो वहाँ पे स्पेसिफिक आपको ना इसके ऑपरेशन का बता दिया जाएगा। थोड़ा सा अभी आगे भी एक्सप्लेन मैं करूँगा। द आउटपुट स्टेज इंक्रीजेज द आउटपुट वोल्टेज स्विंग एंड रेजेज द करंट सप्लाइंग कैपेबिलिटी ऑफ द ऑप एम्प। ठीक है, तो एक इसने क्या किया है कि आपके पास जो है आउटपुट सिग्नल के स्विंग को इसने थोड़ा बढ़ा देना है पिछली स्टेज के मुकाबले में। ठीक है, और इसने क्या करना है, आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो बहुत लो आउटपुट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, और एडिशनल जो है ओप एम्प की तरफ से करंट सप्लाई कैपेबिलिटी बनानी है। तो हमारे पास एक टिपिकल एग्जांपल इस तरह के सर्किट की क्या हो सकती है, वो हमारे पास है डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जिसके अंदर आपको पता था कि ये करंट को बहुत ही ज़्यादा आपके पास जो है ज़्यादा करके आगे सप्लाई करेगा। तो इधर बहुत ही कम करंट हो, इधर बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन वोल्टेज गेन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 है। वही वोल्टेज आएगी, लेकिन आउटपुट के ऊपर आप जो है ज़्यादा स्विंग के साथ कर सकते हैं। द आउटपुट वोल्टेज हियर इज इंक्रीजिंग द आउटपुट स्टेज हियर इज इंक्रीजिंग द आउटपुट वोल्टेज स्विंग। करंट गेन भी दे रहा है और लो आउटपुट रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा है। ये अभी ClO2 के सेक्शन 3 जो आगे फ़ौरन आना है, उसमें ये बड़ी डेप्थ में आउटपुट वोल्टेज स्विंग किस तरह से इम्प्रूव होती है वो आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। अच्छा जी, ये सारी स्टेजेस को करने के बाद अब जब एक एक्चुअल ओप एम्प को आप देखेंगे, ठीक है, इन सारे कंपोनेंट्स के साथ, तो वो देखने में कैसा नज़र आएगा? वो देखने में आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ठीक है, जहाँ पे ये इतने ट्रांजिस्टर्स देख के वैसे ही आप मेरे ख्याल में घबरा गए होंगे कि ये क्या मामला हो रहा है। लेकिन अगर हमें पता हो कि कौन कौन सी स्टेजेस आपके पास होती हैं, ठीक है, तो हम इसको देख के जो है अगर तवज्जो से देखें तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लगी हैं। फॉर एग्जांपल ये नीचे ये वाला हिस्सा क्या है, तो इसको जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जी यहाँ पे ऊपर ग्राउंड है, नीचे वोल्टेज है, तो उससे तो नहीं इतना कोई फ़र्क पड़ता, लेकिन ये एक ट्रांस डायोड लगा हुआ है। ठीक है, ट्रांस डायोड है, ये रजिस्टर है, यहाँ पे इसके क्रॉस जी ±0.7 वोल्ट्स होनी है, वही इसके क्रॉस है, तो इसमें से करंट एक फिक्स फ्लो कर रहा है, वो हमारे पास है आई रेफरेंस।
उस आई रेफरेंस की वजह से जो यहाँ पर से है आपके पास करंट मिरर होके ये करंट सोर्स लगा है, आई रेफरेंस ही करंट यहाँ से फ्लो करेगा। ठीक है, आई आउटपुट जो कि आप तकरीबन अप्रोक्सीमेटली आई रेफरेंस के बराबर। और इसी तरीके से ये एक सेकंड एक और कोई ब्रांच है उसके लिए 4 टाइम्स, मतलब इसके मीटर बेस जंक्शन एरिया के मुकाबले में इसका 4 टाइम्स है, तो यहाँ से 4 टाइम्स जो है इसको IC कर देते हैं, इसके IC करंट यहाँ से फ्लो करेगा। ये आप करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि ये -15 है तो 0.7 वोल्ट इधर हैं। हालांकि ये इस तरीके से चीज़ पूछी जाएगी, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। डाटा शीट में कहीं देखेंगे तो इस तरह के सर्किट्स बने होंगे। तो -15 है, ये 0.7 वोल्ट उसमें से कर लें 14.3 है, 14.3 वोल्ट इधर आ रहा है, ये ग्राउंड है तो इधर से -14.3, तो जो इधर से करंट फ्लो करेगा डिवाइडेड बाय 28 पॉइंट, तो ये 0.5 मिली एम्पेयर बन रहा है। मैंने ये आपके सामने सॉल्व करके भी इसका बता दिया। ठीक है, और तकरीबन फिर अप्रोक्सीमेशन जो है मुझे पता चल गया कि जी आधा मिली एम्पेयर इधर से गुजरा है, 0.5, और ये उसके 4 गुना है तो यहाँ से 2 मिली एम्पेयर गुजरा है। तो ये सारा जो है हमारे पास करंट मिरर है जो कि एक करंट सोर्स के तौर पे आ रहा है। इसका मतलब है इस पूरे सर्किट के अंदर जो है हमें जो अगर बाइसिंग थोड़ी सी अगर आपके पास फिक्स्ड रहे तो हमेशा जो है ये उतना ही करंट फ्लो करवा रहा होगा। तो ये हमें पता चल गया कि जी इसमें करंट सोर्स लगा हुआ है। सेकंड चीज़ है कि अब ये क्या है, हम इधर देखते हैं कि हमारे पास ये प्लस माइनस करके इधर इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 ट्रांजिस्टर्स के ऊपर आ रही है, ट्रांस डायोड इनमें से कोई भी नहीं है, और 2 टर्मिनल्स इधर से जा रहे हैं ऊपर, 2 RC या रजिस्टर्स आपके पास लगे हैं। तो ये हमें देख के पता चलता है कि जी ये पहली स्टेज है इनपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जहाँ पे जो भी आप ये प्रोवाइड करेंगे करंट आपको इधर से पता है, उस करंट की बेस के ऊपर और बीटा अगर पता हो तो आप ये वैल्यूएट भी कर सकते हैं कि इसका RE कितना होगा। हमने पिछले कुछ सर्किट्स में देखा था। तो ये ऑफ कोर्स एवेल्यूएशन नहीं करनी, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। तो ये 0.5 मिली ओहम था, तो मुझे पता चल गया कि जी 50 ओहम इसका जो है ये RE होगा अगर 100 आपके पास आ रहा है। तो GM जो है वो होगा 1/50, और इससे करेंगे आप अगर डिवाइड इसको जो है, तो हमारे पास जो गेन आना है ये 20,000 है, 2000/5, 2000/5 इज इक्वल टू 400। तो इसका जो हमारे पास गेन है वो तकरीबन जो है 400 के करीब आ गया इसका। ठीक है, तो ये GMRC करके, तो ये भी मैंने तकरीबन एस्टिमेट कर लिया कि जी ये पहले डिफरेंशियल स्टेज है। तो ये इतने गुना मल्टीप्लाई होके यहाँ पे सिग्नल आ रहा होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ठीक है, इसका यहाँ पे पॉजिटिव था, इसका यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आ रहा होगा। तो उसके बाद हमने क्या किया है कि जी ये वाली स्टेज लगी है और इस स्टेज के अंदर बायसिंग हमारे पास ज़्यादा है, तो इसका जो ये हमारे पास ये RE हमारे पास होगा 12.5 ओहम। और उसके अंदर ये इनपुट्स आ रही होगी, तो हमने ये भी देखा था GMR3/2 करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे से अब मैं हर पिछली कुछ स्टेजेस का मैंने वैल्यूएट कर लिया, तो यहाँ पे भी मैं लिख ही देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास गेन क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास गेन आ जाएगा 1/12.5 टाइम्स 3000 टाइम्स 2, क्योंकि ये हाफ उसका आ रहा होता है, तो ये आ गया हमारे पास 3000/25।
ठीक है। 3000 ओवर ये 25 आपके पास ये वाला जो है रिजल्ट आ जाता है, जो कि बनता है 4/100। 100 है तो 4 टाइम्स 30, दिस इज इक्वल टू 120। पोलैरिटी अनफॉर्चुनेटली ये जो है ये आपको नेगेटिव पोलैरिटी देगा। पॉजिटिव इधर है तो ये करंट नेगेटिव आ रहा होगा, तो इसका जो गेन आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा -120। पिछली स्टेज का गेन क्या था 400। अब आप अगर 400 को मल्टीप्लाई करें इंटू -120 तो आपको पता चल जाता है कि ये आपके पास तकरीबन 16,000 के करीब तो है एटलीस्ट टोटल गेन जो यहाँ से आउटपुट जारी होगी। तो ये आपके पास चीज़ आ जाती है सेकंड स्टेज की आउटपुट तक। ये पहली स्टेज थी, सेकंड स्टेज थी, उसको भी सॉल्व करेंगे। ये इंटरमीडिएट स्टेज है, आपके पास डिफरेंशियल इनपुट है और सिंगल एंडेड आउटपुट आ रहा है। पर अब यहाँ तक क्या होगा कि आपके पास स्लोली डीसी लेवल यहाँ से बढ़ता जाएगा। ये अगर आपने 0 के ऊपर भी दिया था, पर यहाँ पर से हमें पता है कि हमारे पास 0.5 मिली एम्पेयर करंट इधर से गुजरा था, इधर से 0.25 मिली एम्पेयर है, तो इधर जो डीसी वोल्टेज होगी, ठीक है, वो हमारे पास होगी 20/4, 5 वोल्ट्स। डीसी, ठीक है। सेकंड स्टेज आएगा, यहाँ पे हमारे पास करंट कितना है, 2 मिली एम्पेयर था, इधर से 1 मिली एम्पेयर फ्लो कर रहा है, ठीक है। से एक ब्रांच में से, दोनों ब्रांचेस में से इधर ना तकरीबन बराबर के करीब करीब ही है। तो यहाँ पे क्या कर रहा होगा कि जी ये 1 मिली एम्पेयर फ्लो कर रहा है, 1 मिली एम्पेयर की वजह से, अच्छा ये 5 वोल्ट्स था, ये सब्ट्रैक्ट होना है हमारे पास 15 में से, इट्स अराउंड 10 वोल्ट्स मेरे ख्याल में। सेकंड केस में हमारे पास इसी तरीके से 1 मिली एम्पेयर है, तो 3 वोल्ट जो है ये 15 में से सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही होगी वो आ रही होगी हमारे पास 12 वोल्ट, ठीक है। तो 15 वोल्ट की सप्लाई है, पहले की आउटपुट 10 वोल्ट डीसी पे, दूसरे की आउटपुट आपके पास 12 वोल्ट डीसी पे है। तो अब आपने क्या करना है, उससे अगली स्टेज के अंदर आपने कोशिश करनी है कि इस 12 वोल्ट या जो भी वोल्टेज आ रही है उसको ड्रैग करके यहाँ पे तकरीबन 0 या 0.7 वोल्ट तक तकरीबन आप लेवल को ट्रांसलेट कर दें। तो उसके लिए इन्होंने इधर क्या किया हुआ है कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर को इधर यूटिलाइज किया गया, और आपके पास जो है इस ट्रांजिस्टर के केस के अंदर इनपुट यहाँ पे है, डीसी को खाली कंसिडर करें 12 वोल्ट। अगर ये 12 वोल्ट डीसी इधर है, तो यहाँ पे आपके पास 12.7 वोल्ट होगी, क्योंकि इधर प्लस माइनस 0.7 वोल्ट है। ऊपर आपके पास है 15 वोल्ट। सब्ट्रैक्ट करें तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगी वोल्टेज प्लस माइनस 2.3 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से करंट कितना फ्लो करेगा, 2.3 किलो ओम है, 2.3 वोल्ट है, 1 मिली एम्पियर। वो 1 मिली एम्पियर आपके पास इधर से तकरीबन वही फ्लो करता रहेगा और यहाँ से भी फ्लो करेगा। तो अब वो 1 मिली एम्पियर 15.7 किलो ओम में से अगर फ्लो करता है तो आउटपुट क्या आएगी, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा वो आपके पास आ जाएगा 15.7 वोल्ट। ये मैं फिर रिपीट कर दूं कि आपको इस तरीके से पूरा करना नहीं, लेकिन मैं एटलीस्ट एक दफ़ा आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये स्टेजेस मिलकर कैसे एक स्मूथली ऑपरेट करती हैं। प्लस माइनस 15.7 हो गया, नीचे -15 वोल्ट्स है, -15 प्लस 15.7, और ये देखें, ठीक है। मेरा आइडिया था कि ये 0.7 वोल्ट तक रहेंगे, तो इन्होंने लेवल ट्रांसलेटर बना दिया जो कि 12 वोल्ट डीसी को घसीट के जो है वो नीचे 0.7 वोल्ट डीसी के ऊपर ले आता है,
ठीक है, अब ये 0.7 वोल्ट डीसी है और उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेज लगी हुई है। तो ये डुअल इनपुट सिंगल था, ये हमारे पास जो है डिफरेंशियल इसका लगा हुआ था लेवल ट्रांसलेटर का। और आखिरी जो स्टेज हमारे पास है वो हमारे पास है जिसके अंदर हमने इनपुट रेजिस्टेंस को एक तो मैग्नीफाई को रिड्यूस, आउटपुट रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना है और हमने करंट का गेन प्रोवाइड करना है। तो करंट का गेन तो थोड़ा बहुत जो है वो हमारे पास यहाँ से भी तकरीबन आ जाता है कि ये अगर बेस था तो आपके पास कलेक्टर का करंट जो है बीटा टाइम्स एम्पलीफाइड है। फर्दर हमारे पास क्या होता है कि ये जैसे अभी मैंने बताया था, एक तो डीसी में ये 0.7 वोल्ट था, डीसी एब्सोल्यूट। तो इसके क्रॉस जो ड्रॉप आना है वो भी आना है 0.7 वोल्ट का। तो ये आउटपुट आपके पास 0 वोल्ट डीसी के ऊपर आ गई। ठीक है, तो बेशक ये 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करते हुए सारा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक आपको 0 वोल्ट के ऊपर देगा। दूसरी जो चीज़ है कि यहाँ से जो करंट आपके पास आ रहा था उसको भी यहाँ पे बीटा प्लस 1 टाइम्स इसने मैग्नीफाई कर दिया। तो ये अगर 0 वोल्ट है, ये आपके पास -15 वोल्ट है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो करंट आपके पास फ्लो करेगा 15 वोल्ट्स बाई 3 इज इक्वल टू 5 मिली एम्पेयर। तो आपके पास ये जो एम्पलीफायर है ये आउटपुट के ऊपर जो यहाँ से प्रोवाइड करना है 5 मिली एम्पेयर तक का करंट जो है वो प्रोवाइड कर सकेगा, यहाँ इस डायरेक्शन में, या पॉजिटिव होगा तो इस साइड पे जाएगा, नेगेटिव होगा तो इधर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आउटपुट स्टेज ने इस तरीके से काम करना है। तो हमने ये 10-15 मिनट के अंदर ही तकरीबन एक इतना कॉम्प्लेक्स दिखने वाले सर्किट को स्टेप बाय स्टेप हर चीज को देखते हुए हमने सॉल्व कर लिया और आइडेंटिफाई कर लिया कि हर स्टेज कैसे काम करती है। ये हमारे पास आउटपुट स्टेज का आ गया। तो यहाँ पे जो है ये इस लेक्चर का ये वाला जो पोर्शन है आज के जो ऑनलाइन लेक्चर का, वो यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है हमारे पास। तो इसको मैं दोबारा से आपको बता दूं कि ये हमारे पास एक सिंगल जो है ओप एम्प की सर्किटरी है जिसमें हम मल्टीपल टारगेट्स अचीव कर रहे हैं। हमने क्या किया, कांस्टेंट करंट सोर्स लगाने के बाद हमने ये मेक श्योर कर लिया कि इसकी बाइसिंग स्टेबल पॉइंट पे रहेगी। ऐसे नहीं होगा कि ये बाइसिंग इसकी चेंज होती रहे। फिर हमने क्या किया, इनपुट रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ से जो भी नज़र आ रही थी वैल्यू, उसको हमने देखा, इसकी इतनी भी कम इनपुट रेजिस्टेंस नहीं है। इसकी इनपुट रेजिस्टेंस तकरीबन RE50 है, दोनों की मिला के 100 होगी, बीटा से करते हैं 10 किलो ओम इसकी इनपुट रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो है डिफरेंशियल टू सिंगल एंडेड आपने किया, टोटल गेन आपके पास इस एम्पलीफायर का जो है वो तकरीबन 16,000 से ऊपर आपके पास आ गया। सेकंड स्टेज में डिफरेंशियल टू सिंगल किया। अब यहाँ पे पहुंचते पहुंचते आपके पास 12.7 वोल्ट डीसी के ऊपर थे। ठीक है, तो ऊपर की साइड के ऊपर जो स्विंग है +15 का, आपके पास सिर्फ 2.12 वोल्ट था, सॉरी, तो 3 वोल्ट का रह गया था। फिर लेवल ट्रांसलेटर आपने लगा के क्या किया, इसको 12 वोल्ट से ये दूसरी स्टेज के बाद तकरीबन 0 वोल्ट तक ले आए। और एडिशनली यहाँ पे क्या किया कि आपने करंट का भी एक गेन बीटा का और बाद में बीटा प्लस 1 का दे दिया। तो हर स्टेज इंडिविजुअली अपना जो काम उसमें करना है वो कर रही होती है, पर ओवरऑल जो है आपके पास ओपोएम्प एक इंटीग्रेटेड ऐसी फिर डिवाइस बन जाती है जो कि बहुत सारे केसेस में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये अभी जो लेक्चर का नेक्स्ट पोर्शन है उसमें थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करूंगा ये पावर एम्पलीफायर्स के किस किस तरह के आप जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या उसकी साइंस है, क्या पीछे इलेक्ट्रॉनिक्स उसकी है। और उसके बाद जो है फिर हम देखेंगे, बजाय इसके कि हम ये इस तरह एक एक ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर, हम सीखेंगे कि कैसे इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम एक ट्रायंगल बना के हम कह देंगे कि जी ये ठीक है, कि हम ये पूरा बनाने की बजाय हम यूं कह देंगे कि जी ये हमारे पास ओप एम्प है, ये ऊपर को हमारे पास बाइसिंग है और ये नीचे को हमारे पास बाइसिंग है। तो यूं आप समझ लें कि जी
ये जो है चीज सॉरी, ये जो चीज है ये रिप्रेजेंट कर रही है ये जितनी भी पावर सप्लाई के साथ कनेक्शन ऊपर है। ये जो नीचे वाला है ये आपके पास ये जितने भी नेगेटिव साइड के ऊपर कनेक्शन है ये वो उसका बता रहा है। जो ये आपके पास आउटपुट है, ये आपके पास ये वाली आउटपुट है। जो ये दो इनपुट्स हैं, ये आपके पास ये दो इनपुट्स हैं, और ये ओप एम्प अगर ठीक काम कर रहा हो तो आपके लिए ये प्लस है ये माइनस है, तो आपके लिए बीच के सारे कंपोनेंट्स का पता होना आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं अगर ओप एम्प ठीक काम कर रहा है। तो अगर लेकिन है कि ये आपको कोई प्रॉब्लम उसमें आ जाती है या डिज़ाइन के ऊपर अगर जाके आप लोग आगे काम करते हैं पाकिस्तान में ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह और इनकी अब फैब्रिकेशन भी स्टार्ट हो रही है, तो फाउंड्री भी एक बन रही है, तो काफ़ी जॉब्स उस तरह की भी आगे निकलेंगी। तो आप लोग जो है मतलब उसके लिए भी अगर कोशिश करेंगे तो वहाँ पे जाके इस लेवल के ऊपर ट्रांजिस्टर लगा के आपको जो है डिज़ाइन करना पड़ेगा। वरना अगर इन जनरल किसी इंडस्ट्री के अंदर आप लोग गए हुए हैं तो आपको ट्रांजिस्टर लेवल पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटी सी जो है वो चिप परचेज करेंगे जिसके साथ इधर जो है मल्टीपल पिन्स लगी होंगी, ठीक है। और बताया होगा कि जी जो ये वाली पिन है वो ये है, जो ये वाली पिन है वो ये, ये दो फलानी पिन है इसके साथ कनेक्टेड है, ये एक पिन इधर कनेक्टेड है। तो आपने क्या करना है, जो भी सर्किट बनाना है उसके अंदर वो चिप लेनी है, उसकी डाटा शीट को देख के हर पिन का ऑपरेशन देख के लगा देना है। तो डाटा शीट के अंदर ऑफ कोर्स उन्होंने ये पूरी इस तरह की डायग्राम भी प्रोवाइड की होगी, तो वो जस्ट फॉर रेफरेंस होता है। लेकिन आप खाली इस लेवल के ऊपर भी काम कर सकते हैं वहां पे। एक सेकेंड। अच्छा जी, तो अभी जैसे आपको बताया था कि जो लास्ट स्टेज है हमारे पास वो पावर एम्पलीफायर स्टेज है, जिसके अंदर आपने जो आउटपुट स्टेज है वहां पे आपने क्या करना होता है, पावर को एम्पलीफाई करना होता है। वोल्टेज आपके पास पहले ही एम्पलीफाइड आ रही है लेकिन करंट आपने जो है सप्लाई करना है। तो ये जो पावर एम्पलीफायर्स का सारा पोर्शन है CLO2 सेक्शन 3 के अंदर, ये सेदरा स्मिथ बुक के चैप्टर 11 में से है, और ये कुछ एडिशनल सर्किट्स और उनसे रिलेटेड जो है ये रेफरेंस मटेरियल भी आपके पास है। अच्छा, अब जो पावर ये एम्पलीफायर था जिसके इसमें हमने जो है एक सिंपल जो है कॉमन कोलेक्टर वोल्टेज बफर स्टेज जो है उसको यूज किया था। ये एक पावर एम्पलीफायर जो है इज एन एम्पलीफायर विद अ हाई पावर एट आउटपुट एंड नॉमिनली एक्ट्स एज आउटपुट स्टेज ऑफ एम्पलीफायर सर्किट्स। ठीक है, ये चीज तो हमने देख ली। These output stages deal with large signals from VCC to minus VEE। तो आपके पास क्या होता है कि जो इस तरह की आउटपुट स्टेजेस हैं, आपका मकसद होता है कि वहाँ पे जो आउटपुट आनी है वो आपके पास बिल्कुल, अगर 15 वोल्ट की सप्लाई ऊपर दी थी तो 15 वोल्ट के करीब हो, और अगर -15 वोल्ट के नीचे दिया तो -15 वोल्ट के करीब, जितना करीब हो सके वहां तक जा सके। अब लेकिन ये इतनी बड़ी आउटपुट जो है इतनी बड़ी रेंज में चेंज अगर कर रही है आपके पास, तो स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन आमतौर पे इस जगह पे लगती नहीं है। स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन हमारे पास क्या थी कि जी ट्रांजिस्टर के केस में VBE या V पाई शुड बी मच मच स्मॉलर देन V थर्मल। तो जब आप जो है ये पावर एम्पलीफायर्स के केस में करेंगे तो VBE जो आपके पास है इट वुड बी मच, इट कैन बी मच लार्जर। ठीक है, तो उसके लिए जो है फिर आपको एक और तरीके से पूरे सर्किट का ऑपरेशन जो है वो देखना पड़ता है। हमारा टारगेट क्या है, टू मैक्सिमाइज पावर ट्रांसफर एफिशिएंसी एंड मिनिमाइज लॉसेस। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास पावर है वो आउटपुट साइड के ऊपर ट्रांसमिट हो जाए। वोल्टेज को जितना एम्पलीफाई पहले किया था वो ऐसे ही, और करंट हम मैक्सिमम प्रोवाइड कर दें, और लॉसेस ऑफ कोर्स मिनिमाइज करें।
जो पावर एम्पलीफायर्स हैं वो हमारे पास जो हैं आमतौर पे कैटेगराइज किए जाते हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी स्टेजेस के अंदर। ये सारे जो हैं एफिशिएंसी की बेसिस के ऊपर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि क्लास ए जो है वो सबसे लोएस्ट एफिशिएंसी का है, क्लास बी उससे बेहतर है, क्लास ए बी उससे भी बेहतर है। और जो क्लास सी स्टेज है ये आमतौर पे डिजिटल केसेस के अंदर या स्विच टाइप या रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर पावर ट्रांसमिट करने के लिए होता है। तो जैसे अगर आपने माइक्रोफोन या ऑडियो सिग्नल को अगर एम्पलीफाई करना है तो ये क्लास ए, क्लास बी और क्लास ए भी आप यूज़ करते हैं। और तो इनको हमने मतलब कि देखना है कि ये कैसे आपके पास ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ से आगे जो है वो मैं इस तरीके से नहीं चलूँगा, वो इस इंट्रोडक्शन के बाद का जो पोर्शन है ना ये मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका कवर करूँगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम फर्दर आगे देखेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आपका अभी भी कुछ क्वेश्चंस हो तो वो भी आप इसमें पूछ सकते हैं। और ऑफ कोर्स जो ओप एम्प से रिलेटेड और उसकी स्टेजेस हैं वो भी आप चीज़ें पूछ सकते हैं।